नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है मोदी एंड पुतिन अनाउंस्ड इंडियन रुपीज एज ब्रिक्स करेंसी। मोदी और पुतिन ने भारतीय रुपयों को ब्रिक्स करेंसी में अनाउंस कर दिया? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? इंडियन रुपीज एज ए ब्रिक्स करेंसी हो गई, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, कॉमन करेंसी की बातचीत चल रही है, एक कॉमन करेंसी की बातचीत चल रही है ब्रिक्स देशों में, उसको ब्रिक्स करेंसी का नाम दिया जाएगा। और इसकी शायद एक फोटो बड़ी वायरल हो रही थी। प्रेसिडेंट पुतिन के हाथों में एक डमी नोट था जिस पर ब्रिक्स देशों के चिन्ह थे और बाकी चीजें थी। लेकिन इंडियन रुपी एज ए ब्रिक्स करेंसी नहीं, ये तो फेक न्यूज है। ये टाइटल सही नहीं है, बिल्कुल टाइटल सही नहीं है मुझे लग रहा है। चले देखते हैं वीडियो में क्या है। ब्रिक्स के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इंडिया, चाइना, रशिया और मतलब ये सब कंट्रीज जो मिले थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या फायदा हुआ, क्या अचीवमेंट है? सर, ब्रिक्स हो, एससीओ या कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल इवेंट हो, ठीक है, उसके अंदर हमेशा जो बाजी ले जाता है वो इंडिया ही है। ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स का इवेंट हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल, मतलब आप इसको पर्सपेक्टिव से देखें, जो ओवरऑल जो वो बॉल गई है ना जिसकी जेब में, वो इंडिया ही है। ठीक है, सबसे जो पहली डेवलपमेंट हुई वहां पे वो था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की जो बायलैटरल आपस में वहां पे मीटिंग हुई। ठीक है। जनरली जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लाइक ये जो अब हमारा ब्रिक्स है, SCO का हुआ, एससीओ हुआ, ये 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है। ठीक है, चलो अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए ना तो 25 मिनट में चली जाती है। ये मीटिंग 40 मिनट पे रही है। ठीक है, 40 मिनट जस्ट गई है। टू नहीं 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 नहीं, ये ऐसा आपसे किसने कह दिया कि 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइमिंग्स है उनकी और काफी लंबी चौड़ी मीटिंग्स चलती हैं। ये किसने कह दिया आपको कि 15 मिनट 20 मिनट में मीटिंग हो जाती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रिक्स की मीटिंग्स चली हैं, इतने लंबे टाइम तक चली हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगा है उनमें। हर किसी ने अपना प्रेजेंटेशन दी है, एजेंडा पेश किया है, उस पर चर्चा हुई है। कैसी बात कर रहे हैं सर? 15 मिनट में तो मीटिंग, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मीटिंग नहीं होती है। ये पाकिस्तान के कैबिनेट की मीटिंग नहीं है कि 10 मिनट में खत्म हो गई। चाहे एससीओ की मीटिंग हो, चाहे ब्रिक्स की मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग्स होती है इसमें। 10 मिनट 15 मिनट वाली मीटिंग्स नहीं होती है। और इनमें जो साइडलाइंस पर मीटिंग्स होती है, देखिए, एक हो गया मेन मुद्दा, मेन मीटिंग है, ब्रिक्स के लिए आए हैं या G7 के लिए जा रहे हैं या G20 के लिए जा रहे हैं, वहां पर वो सारी कंट्रीज एक दूसरे से बात करती हैं। बट वहां पे होता है कि साइडलाइन में आप बायलैटरल कर सकते हैं बातचीत। तो साइडलाइन में कभी पीएम मोदी फ्रांस से मिल लिए, कभी इधर जैसे अभी ब्रिक्स में हुआ चाइना से हो गया। फिक्स होती है मीटिंग से पहले कि साइडलाइन में कौन कौन मिलेगा। ये मीटिंग पहले से फिक्स हुई थी कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी साइडलाइन पर, जो ब्रिक्स है उसकी साइडलाइन पर मिलेंगे। बकायदा आप देख रहे हैं वो जो तस्वीर है उसमें डेलीगेशन बैठी हुई है, चाइनीज डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेशन। तो आप इस बात को समझिए, ये 15 मिनट 10 मिनट में मीटिंग्स नहीं होती हैं सर ऐसे। 2% 1-to-1 मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट। बाकी साथ टीम वगैरह थी और ये चीजें नहीं, ये बायलैटरल मतलब मुलाकात हुई है और ये 40 मिनट की मुलाकात हुई इन दो बंदों की। और ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ब्रिक्स पे जाने से पहले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला था उसके ऊपर पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आ चुका था। ठीक है। और वहां पे बैठ के फिर ये तय पाया गया, जो सबसे अहम वर्ड्स है, हाँ। आप जरा पढ़ें आर्टिकल, उसके अंदर बड़ी अहम बात की गई, चाइना एंड इंडिया। हाँ। उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला है उसको म्यूचुअली मिलके हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। जिसके अंदर विन विन सिचुएशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक मुल्क दूसरे को नाराज करेगा, ठीक हो गया। हम दोनों को म्यूचुअल कंसेंट के साथ सॉल्व करके ट्रेड को कंटिन्यू और ये करेंगे। बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए, बहुत चाइना के बड़ी। लिए भी मैं कहूंगा। जाहिर बात है, अगर उनका भी इशू है, इंडिया का भी इशू है, तो दोनों के बिल्कुल। लिए अचीवमेंट है। इधर एक चीज मैं सवाल करना चाहूंगा अबूजर भाई आपसे, और इसका फेयर जवाब दीजिएगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, और वो कहते हैं भाई ये तो एक एससीओ का ग्रुप है, तो मैं एज ए गुड ग्रुप मेंबर मैं आ रहा हूँ और इसके अलावा बायलैटरल कोई डायलॉग, कोई मीटिंग नहीं होगी। लेकिन देखें ना, ब्रिक्स भी एक ग्रुप है, लेकिन वहां पे बायलैटरल डायलॉग्स हुए हैं, वहां पे मीटिंग हुई है, इवन बहुत से ऐसे एग्रीमेंट है जो साइन किए गए हैं।
बेसिकली मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये जो इवेंट था ना एससीओ का, अगर ये इवेंट जो अगर आप इसको लास्ट ईयर देखें, ठीक है, जब लास्ट ईयर इंडिया ने इसको होस्ट किया तो वहां पे उन्होंने इसी तरह जैसे ब्रिक्स के अंदर अभी उन्होंने काफी सारी चीजें हासिल की, तब उन्होंने इंडिया में भी हासिल की थी। ठीक है, इस बार उनको जो एक होस्टिंग कंट्री था ना पाकिस्तान, इस प्लेटफॉर्म पे वो मतलब कंफर्टेबल नहीं थे ठीक हो गया, कोई या डील्स करने या के फिर लिए। होस्टिंग कंट्री उस तरीके से खेल नहीं पाया, खेल उस नहीं तरीके से पाया। होस्ट नहीं कर पाया, Exactly, फायदा नहीं उठा पाया। exactly. अच्छा, ब्रिक्स में अभी खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया, ईरान, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि साइडलाइन पर दो देशों की बातचीत हो ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं। जब तक दोनों देश अग्री नहीं करेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो। अगर चाइना अग्री नहीं करता तो इंडिया और चाइना की बात नहीं होती, अगर इंडिया अग्री नहीं करता तब भी चाइना इंडिया की बात नहीं होती। तो जो आप एससीओ से उसकी तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। एससीओ में भी साइडलाइन पर बातचीत हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत बायलैटरल टॉक करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों के जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनमें ये बातचीत हुई होगी, और या तो भारत ने मना किया होगा, नहीं तो पाकिस्तान तो चाहता ही होगा, भारत ने मना कर दिया कि हमें नहीं करनी बायलैटरल बातचीत यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर। तो सिंपल है, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि G7 की मीटिंग हो तो उसमें बायलैटरल टॉक्स होंगी, ब्रिक्स की मीटिंग हो तो उसमें बायलैटरल टॉक्स होंगी। ये ऑप्शनल है। अगर कोई दो देश चाहते हैं, जो मेंबर देश हैं उनमें से अगर कोई दो देश चाहते हैं कि मैं बायलैटरल टॉक्स करूं इसकी साइडलाइंस पर, दे आर फ्री टू गो। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि करना ही चाहिए, या करना ही चाहिए था, या करना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उन दो देशों की म्यूचुअल, मैं कहूं तो रिस्पेक्ट है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों ने बात की, दैट्स इट। भारत और पाकिस्तान एससीओ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, नहीं बात की। ईरान, ईरान जो सा वो परमानेंट मेंबर बन गया है, बिल्कुल। पहले ऑब्जर्वेशन में था, अभी बिल्कुल। परमानेंट मेंबर बन गया, और ये मिलके रशिया के साथ मिलके कोई कॉरिडोर भी बनाने जा रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल ये बना रहे हैं। ये आपका कह लें रशिया, आपका ईरान और इंडिया, ठीक है, ये बना रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, अब ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और इसके मेंबर हैं इंडिया, रशिया और एंड ईरान। अब आप ये देख लें कि ईरान के अंदर तो इंडिया की बहुत ऑलरेडी अच्छे मतलब उनके ताल्लुकात भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी हैं, चाबहार पोर्ट भी है उनके पास। तो इस कॉरिडोर के जरिए वो मिडल ईस्ट में एंट्री करेंगे, सॉरी सेंट्रल एशिया में, और वहां से फिर आप मिडल ईस्ट में जाएं या यूरोप में जाएं, जिस तरफ भी जाएं। तो बेसिकली उन्होंने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजीद एक बड़े पैमाने पे इसको हासिल कर लिया है, इसको इवेंट के जरिए। ठीक हो गया। अब उधर भाई पाकिस्तान देखें, अगर नेबर कंट्री ईरान है, अब उस तरीके से जाहिर बात है उनकी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान की में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। पाकिस्तान आइसोलेट होता नजर नहीं आ रहा जैसे इंडिया के हाथों, मतलब अगर देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान, जितने भी इर्द के कंट्रीज हैं इंडिया से रिलेशन, इवन चाइना, अब तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते, पहले तो ये कहते थे जो भी है चाइना ही अकेला भारी हमारे लिए बड़ा है कि हमारा दोस्त है, आयरन फ्रेंड है। वो भी देखें, वो भी इंडिया के साथ, वो भी समझ गया कि इस टाइम इंडिया को नाराज करना बेवकूफी है। देखें, इसके अंदर मैं दो चीजें कहूंगा। पाकिस्तान आइसोलेट इंडिया की वजह से नहीं हुआ, हालांकि इस ब्रिक्स के इवेंट के अंदर भी इंडिया ने फिर वही स्टेटमेंट की कि मतलब हम टेररिज्म को लेके, जहां पे टेररिज्म होगा उसके मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा। इस तरह से बेसिकली हिट तो वो पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आइसोलेट हुआ है। अच्छा। अब आप ये देख लें, ब्रिक्स के अंदर दुनिया का गया गुजरा मुल्क इथियोपिया भी है, जहां पाकिस्तान को भी ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान को 8 मुल्क है जो ऑन अराइवल वीजा देते हैं, जिनमें से ये इथियोपिया भी है। इथियोपिया जैसा मेंबर भी ब्रिक्स का मेंबर है, जबकि पाकिस्तान ने अर्जी भी डाली तो उसको ब्रिक्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान, मैंने एक जो चीज समझी है ना, मुल्क चाहे अब पैलेस्टीन जैसा मुल्क है इस टाइम दुनिया में, जो सबसे ज्यादा इस टाइम मैं कहता हूँ गुर्बत का शिकार होगा, क्राइसिस है, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो पैलेस्टाइन गुर्बत का शिकार नहीं, किसने कहा आपसे पैलेस्टाइन गुर्बत का शिकार है? दुनिया भर से इतनी ज्यादा फंड, आपने कभी फिलिस्तीनियों के कपड़े देखे हैं, उनका रहन सहन देखा है, जो घरों में रहते हैं लोग, उन जो सामान यूज करते हैं वो सामान यूज करते हुए देखा है आपने? उनको दुनिया भर से फंडिंग आती है, यूएन से फंडिंग आती है। वो गरीब नहीं है। अगर गरीब होते तो इतने हजारों लाखों की तादाद में रॉकेट्स कैसे बनाते, हथियार कहां से लेते? आप जाकर फिलिस्तीनी लोगों के भले, वो ठीक है लड़ाई चल रही है तो वॉर टोन कंट्री है तो घर टूटे हैं, ये है वो, लेकिन जो वो कपड़े पहनते हैं आप उन पर ध्यान दीजिएगा, क्या वो पाकिस्तान के गरीबों की तरह कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते। आप किसी भी फिलिस्तीनी के कपड़े उठाकर आप चेक करना, उनके जो घरों में सामान यूज करते हैं वो
क्या वो पाकिस्तान में गरीब लोग ऐसा सामान यूज करते हैं? नहीं करते वो। यहां तक कि पानी भरने वाले डब्बे भी उनके ब्रांडेड हैं और बड़े अच्छी क्वालिटी के हैं जो यूएन से उसमें मिले हैं। पानी भरने वाले डब्बे, पाकिस्तान हो या भारत हो, गरीब वहां पर वैसे पानी भरने वाले डब्बे यहां पे यूज ही नहीं करते वो लोग। वो इतने हाई फाई क्वालिटी की चीज यूज करते हैं। गुर्बत नहीं है वहां पे, कोई गुर्बत नहीं, फ्री के पैसे मिल रहे हैं यार, खूब फंडिंग होती है। वहां पर तो फिलिस्तीनियों को चाहिए कि जितना ज्यादा क्यूस मचा रहेगा उतने पैसे मिलेंगे उनको, जितने ज्यादा उनके लोग मरेंगे उतने पैसे मिलेंगे उनको। ये हमास की सोच है। मैं उन फिलिस्तीनियों की बात नहीं कर रहा जो बेचारे वाकई इस पूरे क्या कहें विवाद में फंस गए, जो हमास की वजह से भी मर रहे हैं, जो इजरायली फौज की वजह से भी मर रहे हैं। तो जो कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं उनके लिए एक कंडीशन कंफर्म है, जो चीज मैं समझाऊं, कि वो सोवरन हो। ठीक है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा, वो कंट्रीज जिनकी फॉरेन पॉलिसी बाहर के मुल्क से डिक्टेट नहीं होती, वो ब्रिक्स के मेंबर हैं। पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में भी जाता तो अमेरिका के थ्रू डिक्टेट नहीं, अमेरिका के थ्रू। अब अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में भी जाता तो ब्रिक्स के अंदर एंटी वेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो नॉन वेस्ट का 100% वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ब्रिक्स के अंदर। वो हम आगे आते हैं कि कैसे, जिस तरह उनकी उन्होंने करेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं, इसराइल को लेके मामला हुए हैं, डी डॉलराइजेशन के मामला आते हैं। अमेरिका आपको नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में परेशान नजर आ रहा होगा, या इवन आने वाले टाइम में मजीद परेशान हो सकता है? जैसे आपने करेंसी की बात की है कि अब ट्रेड डॉलर की बजाय इनके जो कंट्रीज हैं, ग्रुप है, इस कंट्री के आपस में होगी, लोकल करेंसी में होगी। मैं इस पे भी जवाब देता हूँ। पहले मैं पिछले वाले सवाल का हल्का सा कंप्लीट जवाब दे देता हूँ। एक तो ये हो गया पाकिस्तान की अपनी नाअहली है, क्योंकि वो अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सुरखरू कर ही नहीं पाता, मनवा ही नहीं पाता। और दूसरा सवाल आपने किया था कि अब ईरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन, तो हमारे पास तो एक बच्चा कुछ चाइना ही था ना, जिसका हम कहते थे चलो बड़ा फ्रेंडली कंट्री है, अब वो भी इंडिया के पास चला गया। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको हमारे लास्ट व्लॉग में भी कह दिया था कि मे अल्लाह फॉरबिड अगर आज भी वार हो जाती है तो इंडिया को जो कंट्री, मुस्लिम कंट्री जो सबसे पहले सपोर्ट करेगा वो ईरान है। तब आपके लिए ये बात बड़ी हैरान कौन थी? हाँ, तब आपके लिए बात बड़ी हैरान कौन थी कि ईरान तो हमारा वो मतलब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। तो मैंने कहा था नहीं, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। मेरी वो बात अब यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो गई है। अच्छा, नहीं, इधर मैं एक मिनट बात रोकूंगा। इधर मैं पाकिस्तान के लोगों को ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं ईरान एक वाहिद कंट्री है, जो देखें जी इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, वो देखें अगर वो कंट्री जिसको आप लोग यानी हम पाकिस्तानी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे ख्याल से। क्योंकि वो सॉवरन है। पता है वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? इसका मैं बहुत सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है। ठीक है। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो वेस्ट के इंटरेस्ट में है। हमारा इंडिया से रिलेशन अच्छा, हमारी स्टेट का नाम बनाना, ये वेस्ट के हक में है। और हमारी जैसे ही, क्योंकि पूरी फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन वो इन्फ्लुएंस होती है वेस्ट से। हम डिपेंड करते हैं वेस्ट पे, हम लोन के लिए वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से वेस्ट के इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो। ईरान का तो वेस्ट के इंटरेस्ट में नहीं है। ईरान का जो ब्लॉक है वो वेस्ट के अगेंस्ट है। उसकी इसराइल के साथ भी वॉर है उसकी। अभी चले, अब हम आप दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं आपके, जो आपने करेंसी से रिलेटेड किया। मेरे ये जो बात की ना कि ईरान का जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट के अगेंस्ट है, वो अब यहाँ पे अगेन जस्टिफाई हो जाएगा। ईरान ने डे 1 में ये अनाउंसमेंट की ब्रिक्स के अंदर स्ट्रेट अवे, बगैर किसी छुपे लफ्जों के, कि अमेरिका से किसी तरीके डील किया जाए। और डील करने का ये तरीका है कि उसकी करेंसी को डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज करने का एक वाहिद तरीका ये है कि जस्ट लाइक जैसे अब यूरोप यूनियन की अपनी एक करेंसी है, ब्रिक्स अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करे और जो भी ट्रेड हो ब्रिक्स मेंबर्स का वो उस ब्रिक्स कंट्री में हो, वो ब्रिक्स वाली करेंसी में हो। अब जब ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, मैंने अब ब्रिक्स की बैठ के कंट्रीज देखी हैं, ये जो 36 कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, यकीन जाने इसमें यूएसए को छोड़ के और यूरोप के भी एक आधा ही मुल्क है इसके अंदर, आर्मीनिया है। मतलब वेस्ट को छोड़ के दुनिया का हर मुल्क इसके अंदर है। दुनिया किस तरह डिवाइडेड है? अफ्रीका, एशिया, आपका यूरोप, आपका फिर ये वेस्ट हो गया, रशिया, ये ब्लॉक्स है ना आपके। अमेरिका और यूरोप को निकाल के पूरी दुनिया ब्रिक्स की मेंबर है। तो ये बड़ी इसमें अफ्रीका भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें एशिया भी है। साफ ज़रा चाइना भी एशिया में आता है। एशिया, अफ्रीका, रशिया,
ठीक है इतना बड़ा ब्लॉक मिलके अगर एक करेंसी निकालता है, ठीक है। आपने तो एक बात की है अमेरिका और यूरोप को, साथ बीच हाँ। में पाकिस्तान को भी डाल दें कि अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली मैटर नहीं करता ना, कितनी कोई इकोनॉमी होगी हमारी, $1 नहीं नहीं ट्रिलियन अबूदर की भाई, होगी। फिर भी दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी है, ऐसा ना करें। $1 ट्रिलियन सर, $400 बिलियन। 1 ट्रिलियन तो बहुत दूर की बात है, 400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है आपकी। ट्रिलियन पे तो अभी बहुत लंबी दूरी है सर। ना करें, देखें इकोनॉमी बेशक नहीं है, लेकिन आज भी ये नहीं मैं कह सकता कि भाई पाकिस्तान की उस तरह वर्थ ही नहीं है। आज भी अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्लियर हो जाए, बेहतर हो जाए, तो आपको नहीं लगता पूरी दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहेगी, रिलेशन बेहतर करना चाहेगी? इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर वैसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जो कि ताक़यामत नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। रही बात पाकिस्तान की वर्थ की, मैं कहता हूं अगर क़यामत भी आ जाए, जो वर्थ पाकिस्तान की है ना, हाँ। वो डे बाय डे बढ़नी है। अच्छा। अभी मौजूदा जो डेवलपमेंट ब्रिक्स के अंदर हुई है, ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तान को ना चाहते हुए फायदा हो गया है। कैसे? वो इस तरह से, अब आप देख लें, जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है रशिया, ईरान और इसका चाइना का, ठीक है, ये इंडिया sorry, का, ईरान का, रशिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। अब ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर डॉलराइजेशन आती है, ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। डी-डॉलराइजेशन, अब ये वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। आपकी मतलब बेसिकली जो भी ब्रिक्स की अचीवमेंट है, वो वेस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो डेफिनेटली हरगिज नहीं चाहेंगे। बट इस चीज में तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ ज़रा इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर, जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। या हम ईरान को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम ही एक वाहिद कंट्री है ना जो कि इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। तो खित्ते के तो अंदर अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो हमारी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया, वेस्ट हम पे डिपेंडेंट होगा। नहीं, इसमें तो नेगेटिव। सर आपको आइडिया नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि आप जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर और इसकी बातें करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि मामला बहुत गड़बड़ है, मामला बहुत गड़बड़ है। अब मैं आपको एक खबर बताता हूं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, SCMP। उसकी खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या खबर छपी है, जरा पढ़िए इसको। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक टाइज could change fundamentally if attacks on Chinese continue। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो इकोनॉमिक टाइज हैं, लाइक सीपेक, ये फंडामेंटली बदल दी जाएंगी अगर चाइनीज पर अटैक जारी रहा तो। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? सीपेक का डब्बा गुल हो जाएगा, डब्बा गुल हो जाएगा। Experts predict more direct cooperation between Beijing and Islamabad, but do not expect a greater security presence of China। मतलब यह है कि भैया आने वाला टाइम जो है वो बहुत भारी पड़ने वाला है, और पाकिस्तान ऐसी जगह पे आके फंसा है अपनी चालाकियों की वजह से कि वेस्ट से भी लात पड़ेगी और चाइना से भी लात पड़ेगी। आज आपको मेरी बातें ये मजाक लग रही हुई, बट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर इंडिकेशन है जो बता रही है कि आने वाला वक्त चाइना और पाकिस्तान के बीच कैसे रिलेशन आने वाला है, और इसकी शुरुआत हो गई है भारत और चाइना के रिलेशन ठीक होने से। अगर आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी, आप लोगों का कांड हो चुका है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंस बढ़ तो गई ना, नेगेटिवली ही होगी ना। यानी कि हमारा फिर काम ही ये रह गया कि भाई लेट्स सपोज अगर बिल्कुल दो ऐसे कोई है। कंट्रीज के दरमियान जंग है तो हमें यूज किया जाए, हमारा ये कोई इंपॉर्टेंस ना, ये- ये वक्ती फायदा हुआ, यानी जी, डॉलर जी। दो, पैसे दो, काम करवाओ, बात है। हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, ठीक है। इस तरह का कोई। अब मैंने ये लास्ट व्लॉग में ये बात कह ठीक है। चुका हुआ हूँ कि जब भी आपकी ये USSR वार हुई, हमने अपनी फौज दी वहां पे, मतलब हमने वार की अगेंस्ट रशिया, USSR को तोड़ने में अफगानिस्तान को हेल्प की। उसके बाद आपकी
1970 वाली वार आई, ठीक है। जब वार आई, मतलब कारगिल हुआ, वार अगेंस्ट टेररिज्म हुआ, ठीक है। ये जितनी भी वार अगेंस्ट टेररिज्म तो 2020 में खत्म हुई ना। ठीक है। जब ये आती थी तो हमारे एकदम रिजर्व बढ़ जाते हैं। ठीक तो है। हमारे मुल्क की इकोनॉमी का जो मॉडल है वो है ही यही, कि जंग हो और जंग इकोनॉमी हो और बढ़े। डॉलर है। दुनिया में ऐसा होता है कि भाई वार होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है, नहीं, नहीं, हमारे इधर उल्ट चल रहा है। हमारे खिते में जब भी वार होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है। अब देखे ना, वार अगेंस्ट टेरर खत्म हुआ, लेकिन टेररिज्म खत्म नहीं इस हुआ। टाइम दुनिया में कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी हमारा किरदार नहीं आ पा रहा वार में, ठीक जिस है। वजह से हमारे रिजर्व भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है। हाँ, इसराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान को शटअप रहने के लिए कहा गया, पाकिस्तान शटअप रहा, सिर्फ शटअप नहीं रहा, बहुत अच्छे लेवल पे जाके शटअप रहा, ठीक है। और उसका पाकिस्तान को फिर थोड़ा सा नवाजा भी गया। ठीक अभी है। जो हमारे रिजर्व मौजूदा $16 बिलियन पे गए हैं, वो कैसे गए हैं? भले वो गिरवी रिजर्व हैं, ठीक हमें है। लोन क्यों दे दिया गया, हमें टेम्परेरी लोन क्यों दे दिया गया? क्योंकि हमने इसराइल के अगेंस्ट नहीं बोले, ठीक तो है। उसका हमें इनाम दिया गया। ठीक है। अच्छा अबूजर भाई, इधर एक चीज ये कहना चाहूंगा, इंडिया की मतलब कोई भी कंट्री है उसकी फॉरेन पॉलिसी ही बेसिक चीज होती है जो डिपेंड करती है उसके मतलब डेवलपमेंट में, रिलेशंस में। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, यूरोप के साथ उनके कोई ऐसी कोई जंग नहीं चल रही, रिलेशन नॉर्मल है, बेहतर है, ट्रेड चल रही है। अगर हम बात करें चाइना के साथ भी, अब हम ये कह सकते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर हो गए हैं। 5 साल बाद ऐसा सीन हुआ है कि भाई इंडिया और चाइना एक टेबल पे बैठे हैं और कोई ना कोई इस तरीके से डायलॉग हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, यूएई की बात करें, यूएई के प्रेसिडेंट खासतौर पे अबू धाबी के जो प्रिंस हैं, जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है या कुछ उनके बारे में बात किया, उन्होंने यही कहा, स्टेटमेंट ऐसी दिया कि माय ब्रदर, वो तो उन्हें अपना भाई कह रहे हैं, यानी True. इतने क्लोज रिलेशन है। True. और हम जो उनसे पता नहीं कहाँ बेवकूफ बन रहे हैं। देखिए, अब वो बेसिकली हम क्या कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कर रहे हैं ना। ठीक है। हमारी जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो कभी किसी को समझ ही नहीं आती कि बेसिकली ये चाह क्या रहे हैं। बायलैटरल रिलेशन चाह रहे हैं, इंटरेस्ट चाह रहे हैं। हमारी पॉलिसी, अगेन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंड करती है कि हमें एड कहाँ से मिलनी है या हमें फंडिंग कहाँ से मिलनी है। अच्छा। जहाँ से मिलेगी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहाँ चेंज हो जाएगा। हम्म। तो रही बात इंडिया की, इंडिया को वो इसलिए माई ब्रदर कहते हैं क्योंकि वो ट्रेड करके, वो ट्रेड के जरिए, बिजनेस के जरिए, जॉब्स के जरिए, एम्प्लॉयमेंट के जरिए, इस जरिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए वो मुल्क के अंदर डॉलर्स को लेके आते हैं। उनके जो $700 बिलियन हैं और हमारे जो $16 बिलियन हैं, इनमें फर्क यही है कि उनके अर्न हैं, हमारे डोनेटेड हैं। ठीक है। और ये कोई छोटा फर्क नहीं है, तो वैसे भी डॉलर्स जितना फर्क है वो छोटा फर्क नहीं है। मतलब डोनेटेड भी नहीं है, ये लोन है, थोड़ा मोड़ा डोनेटेड होगा, बाकी तो लोन है ना। आईएमएफ से आप लोन ले रहे हो ना, वो डोनेशन नहीं दे रहे कि आपको वापस नहीं करना है। चाइना से आप लोन ले रहे हो, वो डोनेशन नहीं दे रहे कि वापस नहीं करना है। वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले रहे हो, डोनेशन नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से आप लोन ले रहे हो, डोनेशन नहीं है। फर्क नहीं है, और जिस तरीके से आए हैं वो भी कोई आम अच्छा, बात अब नहीं आप है। एक बात बताएं, हमारे मुल्क में इतना बड़ा एससीओ इवेंट हुआ, ठीक है। क्या हमने उससे कोई अचीवमेंट हासिल की? कोई तो अगर ब्रिक्स में भी शामिल हो जाते तो हम क्या अचीवमेंट हासिल करते? हम बिल्कुल अचीवमेंट हासिल करते। इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उससे इस टाइम ये एज अ रोल मॉडल बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा। अब वेस्ट क्या करता है, यूएसए क्या करता है, उसके मुल्क के अगर इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई चला गया उस पर सैंक्शन लगा देता है। इंडिया सैंक्शन नहीं लगाता, ना वो लगाने की भी अथॉरिटी रखता है। लेकिन अब आप ये देख लें, अकेला एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके इस टाइम इजराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। जबरदस्त ईरान- ऐसा खेला है, मतलब हाँ। ऐसी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल। ऐसी उनकी स्ट्रेटेजी है कि, और बिल्कुल। इवन इसके अलावा रशिया से भी बेहतर है, यूक्रेन से भी बेहतर है। रशिया और यूक्रेन, उन्होंने तो अपने एम्बेसडर को वहां से इसराइल से वापस बुला लिया। ठीक है। लेकिन वाहिद इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इसराइल में मौजूद हैं ठीक है। और ईरान में भी मौजूद हैं। ठीक है। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इसराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। बिल्कुल तो ऐसे। टेबल टॉक का इस टाइम जो एक वाहिद मीडिएटर है जो आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है वो इंडिया है। ठीक है। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकालें तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। आपकी ईरान इसराइल वॉर इंडिया, आपकी यूक्रेन रशिया वॉर इंडिया, और इसी तरह अब आप किसी भी पर्सपेक्टिव से मिडल ईस्ट में आप चले जाएं, ठीक है। इवन अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका वार इंडिया, इंडिया ठीक है, इंडिया चाइना और अमेरिका वार इंडिया। तो मिडल ईस्ट को भी देख लें, इसराइल मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो इंडिया, ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया जरूरत के बन बगैर चुका है। ये पांचों वार, 4-5 जो भी वार चल रही है मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। जयशंकर होंगे,
अजीब डोवल, ये इनके बहुत बहुत एक्सपर्ट टीम। अच्छा आप ये देख लें वो अपनी कितनी एक्सपर्ट टीम साथ लेके गए। ठीक हो गया यहाँ से ही अंदाजा हो रहा था कि वो यहाँ से डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लेके आएंगे। और सीरियस हैं। और ब्रिक्स की बड़ी अच्छी बात पता है क्या थी? एससीओ के अंदर किसी की भी बायलैटरल मीटिंग नहीं थी आपस में। ठीक है। ब्रिक्स के अंदर सबकी आपस में बायलैटरल मीटिंग है। रशिया के प्यूटिन जो हैं वो चाइना के उसके साथ प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, फिर वो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं। अब रिसेंटली उसके अंदर फिर वो इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। अब इजिप्ट इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो पांव पे हाथ रख के मिलता है। ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब विजिट हाँ। किया था नो डाउट हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दिया। अच्छा अबूजर भाई इधर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो अभी चाइना और इंडिया के रिलेशन पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि भाई टेबल टॉक हुई है, शायद रिलेशन बेहतर हो। 2019 यानी 5 साल पहले भी ऐसे ही हमें देखने को मिला था कि चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, टेबल टॉक हुई थी और इस तरह मामला हुए थे, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद गलवान के जो मुकाम पे ऐसी पोजीशन ऐसी सिचुएशन बनी कि दोनों फौजें आपस में, चाइना और इंडिया की फौजें आपस में हाथापाई होती नजर आई और इस तरीके से होता नजर आया, मामला खराबी की तरफ, रिलेशन खराबी की तरफ गए। क्या समझते हैं सर? देखें अब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है। उनकी लड़ाई हुई, उनके मामलात बने, 5 साल ताल्लुकात डिस्टर्ब रहे। ठीक है। दोनों कंट्रीज ने हार्ड लेसन जो था वो लर्न कर लिया। ठीक है। दोनों कंट्रीज का जो माइंडसेट है, जो विजन है, वो है ट्रेड को, बिजनेस को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। उनको दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी मैटर करती है कि उसके लिए उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला है ना, दोनों ने उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना शुरू कर दी है। और चाइना को शायद ये समझ आ गई है कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। जैसे हम पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वैसे इंडिया को नहीं कर सकते। मतलब कि हम देखिए वो तो चाइना को पता चल गया है, इसलिए सब कुछ हुआ है। दूसरी बात, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आती है, तो आप मतलब पाकिस्तान की चीज को छुपा रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी सिंपल है और ये हर पाकिस्तानी को समझ में आ जानी चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है वो लालच बेस्ड है, लालच पर। जिधर डॉलर फेंके जाएंगे आपकी फॉरेन पॉलिसी उसके हिसाब से बना दी जाएगी। सिंपल है। आप वो देश हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी वो है जो बिकाऊ है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। ब्रिटेन पैसा फेंकता है तो तमाशा देखता है, अमेरिका पैसा फेंकता है तमाशा देखता है, सऊदी अरब पैसा फेंकता है तमाशा देखता है, चाइना पैसा फेंकता है तमाशा देखता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी पैसे के हिसाब से बदल जाती है। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पैसे के लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे लोगों के लिए, पैसे के लिए नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान की मुश्किल तो और ज्यादा बढ़ने वाली है। यूरोप का बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स की संस्था है HRWF, और उसने लेटर लिखा है कॉमनवेल्थ से पाकिस्तान को बाहर करने की। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जो ब्रिटिश का गुलाम रही हैं या ब्रिटिश के अंडर में रही हैं। कॉमनवेल्थ वो संगठन है। तो उसने बहुत स्ट्रांगली और बहुत मजबूत विरोध के साथ लेटर लिखा है कि भैया कॉमनवेल्थ से निकाला जाए पाकिस्तान को। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर कॉमनवेल्थ से पाकिस्तान निकलता है, ब्रिटेन जाना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो जाएगा, ट्रेड करना पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कई तरह के और सैंक्शंस आपका इंतजार कर रहे होंगे। कुल जमा आपकी इकोनॉमी पर और आपके लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा असर एक और पड़ेगा रेमिटेंसेस पे। जो विदेश से पैसे पाकिस्तानी कमाकर भेजते हैं, तो ब्रिटेन से पैसे भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लगाया, आप पढ़ते रहिएगा आप लोग, तो आपको आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरह से घेरा जा रहा है। उसका जो पट्टा गले में डाला गया है ना, वो और टाइट किया जा रहा है। और ऐसा एक दिन आएगा कि पाकिस्तान चिल्लाने के लिए उसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उनको कभी नहीं आएगी। मैं लाख सबूत दे दूं, लाख एनालिसिस दे दूं, उनको बात समझ में नहीं होगी, बेकार की बात है। लेकिन इसका असर आप देखना आने वाले वक्त में। अगर कॉमनवेल्थ से पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है, बहुत बुरी वाट लगने वाली। वैसे इसके पहले भी 2 बार निकाला जा चुका है, लेकिन बाद में वो आ गया था। तो दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,